आइए हम ग्रुप कैप्टन को ले लेते हैं स्क्रीन पर, और कुछ बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो सामने आ रही है, और खास तौर से जो वॉरशिप है। हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, जिन्होंने एक लंबी यात्रा की है फौज में, लंबा सफर तय किया है, 35-40 साल का अनुभव। इसके अलावा लगातार जिस तरह से वो तजिया करते हैं, वॉर एक्सपर्ट है, मिलिट्री एक्सपर्ट है, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट है, और जियो पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल एनालिस्ट, और वो दुनिया पे जिस तरह की नजर रखते हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और अब कैप्टन साहब, जिस तरह का खौफ डोनाल्ड ट्रंप में देखने को मिल रहा है, एक मजाक बन के रह गए पहले तो अपने बयानात के जरिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अपनी हरकतों के जरिए अमली तौर पर, चाहे वो टर्की से उनका छुप करके भागना हो, या अभी गोल्फ में जिस तरह से वो एयर डिफेंस सिस्टम लेकर के गोल्फ खेलने पहुंचे, या और उनके जो बयानात से एक कपकपी, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये कम से कम अमेरिका की सेहत के लिए ठीक नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप की सेहत जैसी भी हो। कैप्टन साहब, क्या अपडेट्स? हाँ, शुक्रिया डॉक्टर रिजवी। बहुत ही अद्भुत बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने को एक बहादुर सेना नायक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिनमें थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वह दिखाते हैं कि देखो मुझे भी कितना खतरा है, मेरी जान को भी कितना खतरा है। ये युद्ध तो ईरान के साथ कितना लंबे समय से चल रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं कभी सामने आई कि ईरान जो है डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश कर रहा है। सरकारी तौर पर तो ईरान ने कभी ऐसा बयान दिया नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का पॉलिटिकल लीडर ने कहीं यहाँ वहां अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल बात में कह दिया हो कि ठीक है हम देख लेंगे डोनाल्ड ट्रंप को, वो अलग बात है। ईरान के पास देखिए शुरुआती दौर से ही है कि उनके पास ऐसी कोई क्षमता है नहीं कि वह सीधा अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान पहुंचा सकें। तो ऐसे में ये समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की हरकतें करके अपनी जो गिरती हुई पॉपुलैरिटी है, अपनी जो शक और शुबा में जो उनकी छवि जा रही है, धूमिल छवि होती जा रही है हर रोज उनकी, उसको जरा क्या कहते हैं टाट में पैबंद लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं। जी। एक खौफ तो है, लेकिन जो उनके पास रिपोर्ट आई है, खास तौर से ये कि वॉर अब दाखिल हो जाएगी अमेरिका के अंदर, ये जिस तरह की रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट जाहिर बात है कि उन्हीं के यहाँ से रिपोर्ट ये क्षण करके आ रही है, और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि ईरान वायोमिंग, ऊटा, नेब्रास्का, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया को टारगेट कर सकता है, इस तरह की रिपोर्ट 7। और ये आईआरजीसी ने तो बिल्कुल क्लियर किया कि अभी तक तुमने अरबों को जलाया है, अरब में हंगामा मचाया, अब तुम तैयार रहो। तो धमकी ही सही, लेकिन कैप्टन साहब, ये ईरान की एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पे कि इस तरह के हौसले बुलंद है कि जिससे अमेरिका डर रहा है, ये और दुनिया इस चीज को महसूस भी कर रही। कैप्टन साहब, ये तो बहुत बड़ा उलटफेर है जंगी मामलात में। हाँ डॉक्टर, इसमें कोई शक नहीं है कि जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, दिल और दिमाग की लड़ाई में ईरान अमेरिका से आगे निकल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हावी हो रहा है। मिलिट्री टर्म्स में अगर देखें तो क्या ईरान वाकई 10,000 किलोमीटर दूर, 11,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के किसी जगह पर पहुंच सकता है? सोचना पड़ेगा। एक महीने पहले एक ऐसी रिपोर्ट आई थी कि ईरान ने 2 मिसाइलें दागी, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 4,000 किलोमीटर रेंज वाली, जो कि उसने दियागो गार्सिया की तरफ लॉन्च की। और रिपोर्ट्स ने बताया कि उनमें से एक मिसाइल जो है वो तो अंतरिक्ष में ही डिसइंटीग्रेट हो गई मैकेनिकल रीजन से, और दूसरी मिसाइल को शायद अमेरिका ने शूट डाउन कर दिया। लेकिन अभी भी शायद हम मान सकते हैं 99%, 100% कि ईरान के पास कोई ऐसी मिसाइल है नहीं जो कि अमेरिका तक पहुंचे। हाँ, क्या वो वाकई अपनी जमीनी स्पेशल एजेंट्स को
चाहे वो आईआरजीसी के हों या ईरानियन स्पाई एजेंसी के लोग हों, उनको जमीनी रास्ते से अमेरिका में भेज सकता है। हाँ, ये एक प्लॉसिबल यानी पॉसिबल तरीका हो सकता है कि जिस तरह से मोसाद अपने एजेंट्स को दुनिया भर में भेजता रहता है, उसी तरह से ईरान भी अपने एजेंट्स को अमेरिका जमीनी रास्ते से यानी समुद्री रास्ते से, पहले पानी के शिप से या हवाई जहाज से भेजे, बतौर सिविलियन हवाई जहाज से, और जब वो अमेरिका के अंदर प्रवेश कर ले तो उसके हाथ में कोई हथियार दे दिया जाए जिससे कि वो अमेरिका के अंदर धमाके कर सके। एफबीआई बहुत अलर्ट है, उनको इस तरह का आकलन है। तो एफबीआई जो है, जैसे अभी एनवाईपीडी की बात हो रही है, न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस की, ये अपने यहाँ जितने ईरानियन लोग रहते हैं उनके ऊपर सर्वेलेंस रखती है। और इसी तरह से वीसा पासपोर्ट नियम के अनुसार जितने भी ईरानियन या दुनिया के किसी भी दूसरे अरब या मुस्लिम देशों से जो लोग जा रहे हैं उनके ऊपर नजर रखी जाती है। कई बार वीजा देना मना भी कर दिया जाता है कि अगर शक हो तो क्या जमीनी रास्ते से यानी शिप से जाकर कोई या हवाई जहाज से जाकर कोई वहाँ अमेरिका के बंदरगाह से एंट्री करने के बाद या एयरपोर्ट से एंट्री करने के बाद अमेरिका के अंदर कोई धमाका कर सकता है? ये पॉसिबिलिटी है, 1% 2% पॉसिबिलिटी है। जी। बिल्कुल। और ये देखिए, आपने सही कहा। और कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिस तरह का माहौल ईरान बना रहा है, और या साइकोलॉजिकल वॉर में भी अगर ईरान अपने आप को ऊपर ले जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये भी अपने आप में बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। और कैप्टन साहब, जिस तरह से भी खबर आई है कि 2 टन सोना यूएई ने ईरान को भेजा है, वहां पे कार्गो गया है, पैसे नकदी भी बहुत सारे, और स्टेट ऑफ हुर्मुज को भी उससे भी काफी जो है स्ट्रांग हो रहा है ईरान। तो ईरान माली एतबार से भी देखा जाए, इससे पहले ये खबर आई थी कि 9 मिलियन या बिलियन रुपए जो है वो भी ईरान को मिले थे, जो इनके सीज थे। तो और इसमें अमेरिका भी शामिल है कि भाई हाँ, इनको दिया जाए जो फ्रोजन मनी है। तो इस तरह से ईरान जो है, अगर देखा जाए तो कई सतहों पर अपने आप को स्ट्रांग कर रहा है। पॉलिटिकली एतबार से भी आप देखिए कि हिंदुस्तान, जिसपे इतना अमेरिका का प्रेशर या जो इजराइल का जो भी कह लीजिए, लेकिन बावजूद इसके ईरान और अमेरिका, ये ईरान और भारत के रिश्ते खराब नहीं हुए, कहीं ना कहीं स्ट्रांग भी है, मजबूत भी है, और तजारत को और मजबूत करने की कोशिश भी है। तो ये जो ईरान की स्ट्रेटेजी है, इसको किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ ठीक है, चलिए जंगी छोड़ दीजिए, लेकिन जो सिफारती हम ये कह लें राजनयिक जो इनकी कोशिशें हैं, काविशें हैं, उसको तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसमें तो ये लोग काफी कामयाब नजर आ रहे हैं। कि जंग के इस जंग के शुरू होने के बहुत पहले से ही, पिछले 5 साल से 4 साल से ही ईरान की विदेश नीति बहुत कामयाब रही। ईरान ने दुनिया के ज्यादातर दोस्तों के साथ, मुल्कों के साथ एक बहुत पॉजिटिव तरीके से अपने रिश्तों को कामयाब किया, ट्रेड और इंडस्ट्री आदान प्रदान किया। ईरान इसमें भारत के साथ काफी कामयाब हुआ। मैं भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी को भी इसके लिए काफी क्रेडिट देना चाहूंगा कि उन्होंने पर्सनली यह इंश्योर किया, विदेश मंत्रालय को बहुत अलर्ट रखा। हमने ईरान के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उसको फूंक फूंक कर आगे बढ़ाया। ईरान से अगर कोई नेगेटिव इनपुट आया तो हमने उसको या तो इग्नोर कर दिया या मुस्कुराते हुए ईरान की एम्बेसी से एक छोटा सा दोस्ताना क्लैरिफिकेशन मांगा। तो भारत के रिश्ते फिलहाल ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत मजबूत है। ईरान के साथ हमारे रिश्ते तो इतने मजबूत हैं कि तेहरान अब कह रहा है कि जैसे ही ये जंग खत्म होगा, तेहरान चाहेगा कि भारत चाबहार पोर्ट में जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको दोबारा चालू करे। ईरान के साथ हमारे रिश्ते इतने अच्छे हैं कि ईरान ने ऑलरेडी हिंट दे दिया है कि जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा, भारत फिर से
जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बन रहा है, ईरान से लेकर सेंट्रल अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और फिर आगे रशिया तक, भारत उस पर भी काम चालू करे। तो ये दर्शाता है कि ईरान की जो विदेश नीति है, देखिए ना सिर्फ भारत के साथ, ईरान ने अपने रिश्तों को रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और कई देशों के साथ अच्छा रखा है। मैं तो कुछ हद तक गल्फ कंट्रीज की भी बात करूंगा। ज्यादातर गल्फ कंट्रीज में जो आम अवाम है, वो आज भी ईरान के साथ खड़ा है। ज्यादातर गल्फ कंट्रीज में जो डिप्लोमेटिक कैडर है, वो अब आज भी ईरान के साथ खड़ा हुआ है। इसका क्रेडिट हम राष्ट्रपति पेजेश्किन को दे सकते हैं कि जो कि मॉडरेट हैं, पढ़े लिखे हैं। उन्होंने हर गल्फ कंट्री पर जब भी कोई मिसाइल दागी अमेरिकी टारगेट पर, तो उन्होंने पर्सनली फोन किया उस गल्फ कंट्री का जो भी है, चाहे किंग हो, शेख हो, सुल्तान हो, कि प्लीज आप समझिए कि हमने ये हमला आपके देश पर नहीं किया, ये हमला हमने आपके देश में जो अमेरिकन इंटरेस्ट है उसके ऊपर किया है। अभी भी खबरें आ रही हैं कि कुछ ईरान ने बयान दिए हैं कि अगर अमेरिका नहीं माना तो वो गल्फ कंट्रीज में अमेरिकन रिफाइनरीज को टारगेट कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, गल्फ कंट्रीज में जितने रिफाइनरीज हैं, उनका सबका जो टॉप मैनेजमेंट है, टॉप प्रोफेशनल्स हैं, टॉप इंजीनियरिंग सपोर्ट है, वो सब अमेरिकन कंपनीज हैं। गल्फ के जो लोग हैं वो इन पेट्रोकेमिकल कंपनीज में, रिफाइनरीज में सिंबॉलिक तौर पर मैनेजमेंट बोर्ड में बैठते हैं। तो ईरान ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इन रिफाइनरीज पर भी हमला करेंगे जो कि अमेरिका की मैनेजमेंट में है। लेकिन ईरान ने कहा क्यों है, ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने गल्फ कंट्रीज को धमकी नहीं दी है, वो पहले से ही माफीनामा दे रहे हैं कि अगर एक हफ्ते बाद, एक महीने के बाद ईरान ने कोई मिसाइल से हमला किया किसी गल्फ कंट्री में रिफाइनरी पर, तो गल्फ कंट्री प्लीज प्लीज उसको गल्फ कंट्री पर हमला मत मानना, उसको अमेरिकन मैनेज्ड, अमेरिकन रन रिफाइनरी पर हमला मानना। जी साहब, ये सही है। और यही देखिए, यही हिकमत अमली है और यही सफारतकारी या डिप्लोमेसी जिसको हम कह सकते हैं, और वो इनकी बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, अब अमेरिका की हालत देखिए अभी, कैप्टन साहब, जिस तरह से बौखलाहट कह लीजिए या जो भी, अब अमेरिका कह रहा है कि भारत ने चीन की मदद की है। ये इस तरह की बातें और बार बार हिंदुस्तान पे शिकंजा, क्या ये इसलिए भी हो सकता है कि ईरान के करीब क्यों बहुत जा रहा है भारत? क्या क्या अब कह नहीं पा रहा है, लेकिन क्या इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कैप्टन साहब? हाँ, देखिए, अमेरिका की तो जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, यानी 50 साल लंबी नीति है, वो ये है, डोनाल्ड ट्रंप की ही नहीं, चाहे वहां कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रेसिडेंट हो, वो चाहते हैं कि भारत रूस से थोड़ा दूर खिसक जाए। एक, अमेरिका हमेशा से ही कोशिश करता है कि भारत और चीन के बीच में दोस्ताना व्यवहार ना हो। अमेरिका चाहता है कोई भी, इसके पहले जो बाइडेन के टाइम में डेमोक्रेट्स थे तब की भी बात है, अमेरिका चाहता है कि भारत और चीन के बीच में जो रिश्ता है वो थोड़ा टेंशन भरा हो, तनाव वाला हो सके तो थोड़ा दुश्मनी से भरा हो। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अमेरिका हमेशा कोशिश करता है कि रूस से भारत दूर खिसक जाए, चाइना से भारत थोड़ा दुश्मनी का व्यवहार करे और अमेरिका की जेब में बैठ जाए। ये अमेरिका का 50 साल लंबा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। अब तक भारत ने अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए, पुराने समय में नैम यानी नॉन अलाइन मूवमेंट था, हम अमेरिका की जेब में नहीं बैठे। अभी भी भारत सरकार यह कहेगा कि दुनिया अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है,
एक ही बेताज बादशाह नहीं है, यानी एक ही अमेरिका नहीं है कहकर हम अलग अलग देशों के साथ भारत के इंटरेस्ट के हिसाब से व्यवहार कर रहे हैं। कभी हम जापान के साथ एक ट्रेड पैक्ट साइन करते हैं, कभी हम रूस के साथ एक हथियारों का पैक्ट साइन करते हैं। भारत जो है ब्रिक्स का भी मेंबर है, एससीओ में भी हम बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो भारत कोशिश करके फिलहाल अमेरिका की जेब में नहीं बैठा है, लेकिन डॉक्टर रिजवी बहुत क्रिटिकल समय है। अगर भारत ने 1, 2 या 3 छोटी-छोटी गलतियां कर दी, तो हम पाएंगे कि अगले 5 या 10 साल में भारत शायद अमेरिका की जेब में नहीं, अमेरिका की गोद में बैठा होगा। तो हमें बहुत फूंक-फूंक कर, आंखें खुली रखते हुए खुशबू और बदबू को सूंघते-सूंघते अमेरिका के साथ अपने व्यवहार को बढ़ाना पड़ेगा। जी। बिल्कुल, और ये आपने जो वार्न किया है, मैं समझता हूँ कि इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। ठीक है, पॉलिटिकल चीज़ें अपनी चीज़ें, इंटरनल पॉलिटिक्स में आप कुछ भी करें, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और ख़ास तौर पे जो गिद्ध जैसी नज़र लगाए हुए हैं भारत पे, जो भारत को नोच खाना चाहते हैं, कम से कम उनको ज़रूर हमें सूँघना चाहिए, उनको ज़रूर उनकी मंशा को समझनी चाहिए। वरना किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। और सब वही गुलामी की जिंदगी, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का और हिंदुस्तान का। ये बिल्कुल सही इशारा है। एक सवाल कैप्टन साहब आपसे आया है, हालांकि मैं अभी थोड़ा से चलूंगा। जो अब्राहम लिंकन है, वहाँ हालात जो है अच्छे नहीं है। कल भी चर्चा हुई थी और अब वहाँ बाकायदा अमेरिकन जो सेनेटर हैं वो इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि बहुत कुछ छिपाया जा रहा है। लेकिन ये सवाल ये जमील यहाँ साहब, आप जमील बशीर साहब शेख ने आपसे किया है कि यूके देवनाथ सर, क्या ईरान, रशिया, चाइना या नॉर्थ कोरिया से आईसीबीएम नहीं ले सकता? ये सवाल कैप्टन साहब आपसे किया गया है। जी हाँ, डॉक्टर रिजवी बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए फिलहाल क्या आईसीबीएम यानी पूरा बना रेडीमेड आईसीबीएम ईरान ले सकता है कि नहीं, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ईरान के आसमान पर यूएस एयरफोर्स का दबदबा है। ईरान के तरफ जो भी समुद्री रास्ता जाता है वो तो अरब सागर से ही जाता है, ओमान की खाड़ी से जाता है। तो कोई चाइनीज शिप या चाइनीज हवाई जहाज या अमेरिकन स्क्रीनिंग को क्रॉस करके वहां पर एक आईसीबीएम को ले आ सकता है नॉर्थ कोरिया से, चाइना से या रशिया से? मुश्किल है, क्योंकि अमेरिकन नेवी का पूरा दबदबा है ओमान की खाड़ी में। वो हर शिप को चैलेंज करते हैं, कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो। अगर जरूरत पड़े तो वो उसको बोर्ड करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। फिर भी अगर दिक्कत आती, तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि अमेरिका ने पनामा के एक शिप के रडार पर 2 मिसाइलें मारी उसको रोकने के लिए। देखिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, ब्लूप्रिंट पास कर सकते हैं अमेरिका के खिलाफ एक आईसीबीएम बनाने के लिए। अब ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया भी दे सकता है, चीन भी दे सकता है, रशिया भी दे सकता है, 10,000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली आईसीबीएम बनाने के लिए। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, देखिए ब्लूप्रिंट होने से ही देखिए, एक तो टेक्नोलॉजिकली ईरान बहुत कामयाब देश है, दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स उनके पास हैं, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर। ईरान के पास बेस्ट इंजीनियर्स हैं, लेकिन एक आबो हवा की जरूरत पड़ती है, एनवायरमेंट की, एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत पड़ती है। उसका बूस्टर पंप कहाँ बनेगा, हाइड्रोलिक पंप कहाँ बनेगा, गाइडेंस सिस्टम कहाँ बनेगा? ब्लूप्रिंट आपके सामने है। मेरे को कोई अभी अगर एक टेलीविजन का सर्किट दे दे, उसको बनाने में मुझे समय लगेगा। तो ईरान क्या टेक्नोलॉजी के हिसाब से आईसीबीएम बना सकता है ब्लूप्रिंट मिलने के बाद? बना सकता है, लेकिन जो टाइम फ्रेम है वो 2 से 4 साल का एक विंडो पीरियड है।
तो ये युद्ध अब और भी 2 साल क्या चलेगा, और भी 4 साल क्या चलेगा, मुश्किल है। वैसे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखिए, 1 सेकंड के लिए अगर मान भी लें कि ईरान के पास 10,000 किलोमीटर तक मार करने वाली एक मिसाइल है, तो क्या वो अमेरिका की तरफ एक एटम बम उसमें रवाना कर देगा? अब ईरान के पास ऐसा एटम बम है नहीं। पक्का, शत प्रतिशत, 200% गारंटी देके कह सकता हूँ, जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ, नॉलेज के साथ कह सकता हूँ कि ईरान के पास ऐसा कोई एटम बम है नहीं कि 10,000 किलोमीटर की मिसाइल उसने बना ली, उसके ऊपर लगाया और अमेरिका की तरफ दाग नहीं है, उनके पास एटम बम नहीं है। तो वो उसपे लगाएंगे क्या? नॉर्मल एक 250 किलो का या 500 किलो का कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगाएंगे। धमाका बड़ा होता है, जहां पे भी गिरेगा वहां 20 फुट गहरा, 40 फुट चौड़ा एक गड्ढा हो जाता है। आसपास अगर 10 मंजिली बिल्डिंग है वो ढह जाएगी। इससे ज्यादा अमेरिका को क्या नुकसान? लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद क्या अमेरिका घुटने टेक देगा, सफेद झंडा लहराकर घुटने पे आकर ईरान से माफी मांगेगा? नहीं। उसके बाद जैसे ही ईरान से अगर मान लेते हैं एक या दो आईसीबीएम 500 किलो का बॉम्ब एक न्यूयॉर्क में गिर जाता है, एक वॉशिंगटन में गिर जाता है, तो उसके बाद अगले चंद मिनटों के अंदर ही ईरान के ऊपर जो जवाब आएगा, 100-200 नहीं, 500 नहीं, 1000 या उससे ज्यादा हैवी बॉम्ब्स, 2000 किलो वाले, 1000 किलो वाले ईरान के ऊपर गिरेंगे। तो देखिए, वॉर गेमिंग होती है। हम हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर रिजवी आप अमेरिका बन जाइए, मैं ईरान बन जाता हूं, मैं ऐसी कार्रवाई करूंगा, आप देखते हैं क्या कार्रवाई करेंगे। तो अगर समझिए मैं ईरान हूं, जनरल हूं, देवनाथ ईरान का, मैं कहता हूं मैं ये अपने 2 आईसीबीएम हमने बना लिए, कूच कर देते हैं अमेरिका की तरफ। अब डॉक्टर रिजवी आप अमेरिका का जनरल वॉर गेमिंग में है, आप क्या करेंगे? आपके पास तो 4,500 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, जनरल रिजवी, यूएस आर्मी। आप चुप नहीं बैठेंगे। आप ठीक है न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं गिराएंगे ईरान पर, लेकिन आप किसी भी सिस्टम से, मिसाइल के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा, क्रूज मिसाइल के द्वारा, फाइटर बॉम्बर के द्वारा, आप ईरान के ऊपर 500 नहीं, 1000 बॉम्ब नहीं, 1000 बॉम्ब तो ईरान के ऊपर अमेरिका एक दिन में गिरा चुका है। इस बार 2000 बॉम्ब गिरा देंगे। जनरल रिजवी अगर आप यूएस आर्मी या एयरफोर्स के जनरल होते, आप वही करते। तो इतना आसान नहीं है यह सोचना कि ईरान एक आईसीबीएम बना लेगा और अमेरिका पर हमला कर देगा। जी। बिल्कुल, आपने बशीर साहब का सवाल का जवाब दिया, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि प्रेशर वॉर होता है, और चूंकि देखिए जिस तरह से इसराइल का एक बड़ा हवा था, वॉर दाखिल नहीं हो सकती और ये डिफेंस वो डिफेंस सब, लेकिन हमने देखा कि इसराइल के अंदर वॉर दाखिल हुई, वहां पे ईरान ने मिसाइल से अटैक किया। ठीक है, ईरान को बहुत नुकसान हुआ, ईरान को तो नुकसान हो ही रहा है। तो एक इमेज वाली बात होती है कैप्टन साहब, ये ठीक है, वो ईरान तो ऐसे भी तैयार बैठा है कि ये हमें कभी मार सकते हैं। ईरान जो है वो तो ही जानता है, भाई जो 1000 गिरा सकता है कैप्टन साहब, वो 2000 भी गिरा सकता है, वो 5000 भी गिरा सकता है, वो न्यूक्लियर भी मार सकता है, क्यों नहीं मार सकता? भाई अमेरिका जो है वो क्यों नहीं मार सकता? भाई तानाशाह से क्या उम्मीद की जाए? आज जो नॉर्थ कोरिया को तानाशाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो धमकी दे देता है कि हम सब उड़ा देंगे, और लोगों को लगता है कि ये कर भी सकता है। भाई यही तो सनकी जो है, तो डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं कर सकते? ये इसमें इसमें भाई आप देखिए ना, जिस तरह की थ्रेट, जिस तरह के बयानात, जिस तरह की हरकतें, वो क्या है? तो इसमें दो राय नहीं है। तो ईरान तो समझता है, लेकिन इसके बावजूद ये जानते हुए कि 5000, हम तो कह रहे हैं 2000 नहीं, 5000 वो गिरा सकता है, इसके बावजूद ईरान का ये दावा कि हम भी कम नहीं है, तुम ठीक है मारो, लेकिन हम भी तुम्हें मारेंगे। और सबसे बड़ी चीज कैप्टन साहब, आखिरी एक तो जो अभी
चल रहा है। यहाँ पे अमेरिका में कानून साजों यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको कहते हैं, ने ईरान के साथ अमेरिका इजराइल जंग के दौरान मिडिल ईस्ट में तैनात एक तैयारा बरदार बहरी जहाज वही के संगीन हालात की खबरों व अब्राहम लिंकन वाले पर खतरे की घंटी बजा देती है, जिसमें जहाजों से छलांग लगाने की कोशिश करने वाले मल्लाओं के अकाउंट्स भी शामिल हैं। यहाँ पे ये जो अब्राहम लिंकन को लेकर के या इस तरह की चीजें वहां पे आ रही, कल भी इस पे बात हुई थी कैप्टन साहब नंबर 1। और इसी से जोड़ करके, क्योंकि वक्त नहीं है, मेरा 3-4 मिनट का वक्त है, इसी से जोड़ करके कि ये एक तो ये दूसरा ईरान का ये कहना है कि भाई हम जब तक अब डोनाल्ड ट्रम्प है बातचीत नहीं करेंगे, इनसे किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे, बल्कि जो भी हो सकेगा हम इनसे वॉर करेंगे। तो इन दोनों चीज को अमेरिका की सेहत पे और अमेरिकी सरकार पे या ट्रम्प की सेहत पे क्या असर पड़ता दिखाई? जी हाँ, डॉक्टर विजय, ट्रंप की सेहत तो ऐसे ही गड़बड़ा गई है। आ, पूरा दारोमदार अब यह है कि रिपब्लिकन पार्टी कितनी सीटें जीतती है मिड टर्म इलेक्शन में। अमेरिका में राष्ट्रपति हर 4 साल में बदले जाते हैं, लेकिन उनका सिस्टम बड़ा अद्भुत है कि उनकी जो पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो या सेनेट हो, उसमें लगातार क्रमशः इस तरह से मिड टर्म इलेक्शन होते रहते हैं। तो अगर इस वाले मिड टर्म इलेक्शन में और 2 महीने बचे हैं, रिपब्लिकन 7-8 सीटें हार जाते हैं और डेमोक्रेट 7-8 ज्यादा सीटें जीत जाते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप एक रबर स्टैंप राष्ट्रपति बन के रह जाएंगे। जी। तो बहरहाल ये खतरा लाक हो चुका है और ऐसा लगता है कि अमेरिका में चूंकि ईरान ये कह चुका है और एक खतरा भी लग रहा है। और अमेरिकन देखिए, ईरान तो मरता ही रहा है, लेकिन अमेरिकन नहीं मरना चाहेंगे। वो चाहते हैं कि अच्छी सुकून की जिंदगी हो। फिर जिस तरह से नए नए कानून थोपे जा रहे हैं, तो वहाँ जो बाहर के लोग हैं जो सालों साल से रह रहे हैं, वो भी बहुत परेशान है। तो ये सब मिला करके मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप का तख्ता पलट हो जाए। और ठीक है, वो रबर स्टैम्प भी न रहे, वहां पे महाभियोग जो हम कहते हैं वो ला करके और इनको कहा जाए कि भाई इनकी छुट्टी करो। तो बहरहाल ये तमाम सिचुएशन बनी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन साहब, बहुत सारे और सवाल थे, लेकिन फिलहाल टाइम इजाजत नहीं दे रहा है, और आपको भी मैं मसरूफियत समझ रहा हूँ। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत ही बेहतर तरीके से चीजों को एनालिसिस किया है, हालात का जायजा लिया है। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और कुछ सवाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल। जय हिंद। तो ये थे ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में और फिर बातचीत करेंगे हर रोज। जैसा कि अभी हमारे एक साथी ने कहा कि एमएमसी न्यूज इंडिया सुबह 10:30 बजे पूरे रात की खबर का जायजा लेता है और रात 10:30 बजे लाइव करके पूरे दिन की खबरों का जायजा लेता है। लगातार जब तक हालात इस तरह के बने हुए हैं, एमएमसी न्यूज इंडिया आपके साथ रहेगा। एमएमसी न्यूज इंडिया अच्छे लोगों के साथ, बड़ी सादगी के साथ जो हालात है उसका जायजा लेता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।